आनंद जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। जी, नमस्कार। सर आज हम बात करते हैं राहुल गांधी की, नेता विपक्ष की, जो अभी-अभी विदेश की यात्रा से लौटे हैं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है नए कार्यालय के इनॉग्रेशन पे, अब उस पे बड़ा विवाद हो रहा है, उनकी लड़ाई इंडिया स्टेट के खिलाफ है। तो ये लड़ाई तो बड़ी दूर तक जाने वाली है। तो जी। आप इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं इंडिया स्टेट मतलब राष्ट्र के खिलाफ लड़ना? जी, पहले तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को एक बार वो वीडियो दिखा दीजिए कभी जी, तो श्योर, मैं दिखाती बीच हूँ। में। अच्छा, ठीक है। Particular time. I think it's quite symbolic that yesterday the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. भाई गजब ज्ञान लेके आए हैं ये तो। तो ये तो सिर्फ एक मामला था और ये देखिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, ऐसा एक कोई आरएसएस के नेता कह रहे हैं, तो ये कोई जो है ये बिल्कुल ज़मीन से कटा हुआ जो आदमी होगा ना, वही ऐसी बातें करेगा क्योंकि ये कोई आरएसएस के एक नेता का बयान नहीं है। भारत का एक बड़ा वर्ग जो है वो यही मानता है। अगर आप कम्युनिस्टों का नारा अगर कहीं से देख लें, तो उसमें तो फिर तो बिल्कुल इनकी भावना आहत हो जाएगी। कम्युनिस्टों का तो नारा ही रहा है, देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। ये तो नारा देते रहे हैं कम्युनिस्ट और लंबे समय से देते रहे हैं। तो उन्होंने तो आज़ादी को कभी आज़ादी माना ही नहीं था। अगर कहीं गलती से पेरियार का नारा देख लें, तो पेरियार जो जिनका बड़ा समर्थन कर रहे होते हैं और पेरियार के बर्थडे पर कांग्रेस जो है वो अपने पार्टी के ट्विटर हैंडल से और बाकी सारी जगहों से ट्वीट वगैरह कर रही होती है। तो पेरियार ने क्या किया था? पेरियार ने तो कॉन्स्टिट्यूशन जला दिया था और इसके लिए उनको जेल भी हुई थी। तो संविधान जलाने की वो कोशिश कर रहे थे और संविधान में लिखी हुई कई धाराओं का, कई अनुच्छेदों का वो सीधे-सीधे विरोध कर रहे थे, तो ये उन्होंने देखा ही नहीं क्या? तो पेरियार को भी वो कहेंगे कि ये जो नेता था, वो नेता ही नहीं था। तो ये सारी बातें ऐसा ही कोई आदमी कर सकता है जो ज़मीन से बिल्कुल कटा हुआ हो, भारत की राजनीति की उसको कोई समझ ना हो। अलग-अलग विचारधाराओं को हम लोग यहाँ पर सम्मान देते हैं और स्थान भी देते हैं। जो डाइवर्सिटी की बातें आज विदेशों में होनी शुरू हुई हैं, वो डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ही कॉमन है और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लोग उसके लिए यूज्ड टू हैं, वैसे टाइप की स्थिति है। तो कौन क्या सोचता है या कौन क्या बोलता है, उस पे कभी कोई पाबंदी, कहीं कोई बंदिश रही नहीं। अगर इस किस्म की बंदिश लगाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये वो वही बात कर रहे हैं जो उनके बाप, दादा, परदादा वगैरह करते रहे। बाप, दादा, परदादा तो वह नहीं कहिए, उनके पिताजी की माताजी और उनके पिताजी के माताजी के पिताजी यानी कि नेहरू जी। तो नेहरू जी जो करते रहे, इंदिरा जो जी करती रहीं, राजीव गांधी जो करते रहे, वही वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने विरोध में एक भी स्वर उठे तो उसको तुरंत दबा दो, कुचल दो। अगर इतना ही अच्छा संविधान था, तो संविधान में पहला ही संशोधन करके और नेहरू को उसके आर्टिकल जो 19 है, अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उस अनुच्छेद में इतने सुधार क्यों करने पड़ते? तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो बाकी लोगों को भी मिलती है, सिर्फ किसी परिवार विशेष को, किसी पार्टी विशेष को नहीं मिलती, सभी को मिलती है। ये जो समझ में नहीं आ पाता है ना, तो ये राजशाही में होता है। तो राजा साहब ये समझ नहीं पा रहे हैं। युवराज जो है वो कांग्रेस के युवराज जो हैं,
वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बाकी लोगों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे मिल गई है और कैसे वो अपने मन की बात जो है वो जनता के सामने रख पा रहे हैं, खुले मंचों से वो बात ये बोल पा रहे हैं। इसके लिए तो जेल हो जानी चाहिए, इसके लिए तो सर्तन जुदा हो जाना चाहिए था। तो ये जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, ये वो वही बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई और बातें रही नहीं, हैं जो इसी नहीं में इस बयान में सर आई मैं हैं। आपको आई एम जी, सॉरी टू इंटरवीन यू। जी। मतलब ये जो इन्होंने कहा है इंडिया स्टेट, इसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। मतलब अपने हाँ, राष्ट्र इसी राष्ट्र बयान में आगे लड़ेंगे। उन्होंने ये बातें भी की हैं। जी। जी, तो इसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मतलब हम अपने राष्ट्र के लिए लड़ेंगे? क्या हो गया है इनको? ये देखिए, ये कंसेप्ट भी जो है ये फिर से विदेशी कंसेप्ट है। जो फॉरेन से आने वाला कंसेप्ट है उसके हिसाब से नेशन स्टेट थ्योरी होती है और उस नेशन स्टेट की थ्योरी के हिसाब से किसी देश को, किसी राज्य को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो नेशन स्टेट की थ्योरी होती है उसमें राज्य की परिभाषा जो होती है, उसमें राज्य का आप वैसा अर्थ ले सकते हैं जैसा अर्थ हम लोग आम तौर पर सरकार कहने से लेते हैं। तो जो सरकार होती है, जो आपका विधान सभा जो आपकी होती है, जो आपकी संसद होती है और उसके साथ-साथ जो आपकी कानून व्यवस्था होती है, जो न्यायपालिका होती है, इन सबको मिलाकर के जो एक व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था को ये लोग स्टेट कहते हैं, उसको राज्य कहते हैं। और नेशन जो होती है उसकी बाउंड्री जब ये लोग डिफाइन करते हैं, तो इनका इंटेंशन ये होता है कि नेशन की बाउंड्री जब ये डिफाइन कर रहे हैं, तो नेशन का मतलब होता है या तो किसी धर्म के आधार पे बना होगा या किसी भाषा के आधार पे बना होगा। जैसे फ्रांस में आप देखेंगे तो सब के सब फ्रांसीसी ही हैं। अगर आप जर्मनी में देखेंगे तो सब के सब जर्मन बोलने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जर्मन का आधा हिस्सा जो है वो जर्मन बोलता है और जर्मनी का बाकी का आधा हिस्सा जो है वो कोई और भाषा बोलता है, इंग्लिश बोलता है या कोई और भाषा जो यूरोप में चलती हो, वैसी कोई भाषा बोलता है। वो भाषा के आधार पे बना हुआ एक देश है। फ्रांस भी भाषा के आधार पे बना हुआ एक देश है। ऐसे ही धर्म के आधार पे कुछ देश बने। तो आप जो कभी-कभी जुमला सुनती होंगी 56 इस्लामिक मुल्क हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि एक मज़हब था और उस मज़हब के आधार पे वो राष्ट्र बने। अब जैसे ईरान, इराक वगैरह का आप देखिएगा तो वहाँ पे शिया और सुन्नी का मामला हो जाता है। एक देश जो है वो पूरी तरह से शिया इस्लाम को फ़ॉलो करता है, दूसरे देश में सुन्नी इस्लाम जो है वो बहुलता में है और शिया इस्लाम जो है वो अल्पसंख्यक है। तो वहाँ पे सुन्नी इस्लाम जो है वो बड़ा हो जाता है धर्म के आधार पे, मज़हब के आधार पे कह लीजिए, धर्म तो वो होता नहीं, मज़हब के आधार पे, तो वो मज़हब के आधार पे बनता है। तो ये आधार जब होते हैं, किसी देश को बनने के, तो वहाँ पे वो जो नेशन स्टेट थ्योरी होती है, वो लागू होती है। भारत या चीन जैसे देशों के मामले में ऐसा है नहीं। ये जो है, ये सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, जो नेशन स्टेट की थ्योरी पर कहीं से भी फिट नहीं होते। अगर आप भारत में देखिएगा तो भाषा एक नहीं है, धर्म एक नहीं है, कपड़े पहनने का तरीका एक नहीं है, जो खाना हम लोग खाते हैं, वो एक नहीं है। अगर आप इंदौर जाएँगे तो सुबह के नाश्ते में लोग पोहा खा रहे होते हैं और अगर आप कहीं उठ कर के चले गए केरल में कहीं पर, तो वहाँ पे इडली खा रहे होंगे। ऐसे ही अगर आप कहीं आ गए गलती से आप पंजाब में कहीं पर, तो वहाँ तो लोग आलू का पराठा खा रहे होंगे, बिल्कुल ही अलग है भई, सुबह का नाश्ता इन लोगों का सबका खान-पान अलग है। कपड़े पहनने का तरीका देखेंगे, तो जैसी पगड़ी राजस्थान में पहनी जाती है, वैसी पगड़ी बिहार में तो लोग नहीं पहनते। जैसा साड़ी जो है साड़ी को लपेटने का जो तरीका महाराष्ट्र में चलता है, वो वेस्ट बंगाल में नहीं चलता, मध्य प्रदेश में नहीं चलता। मध्य प्रदेश में जैसी साड़ी ली जाती है, उसको आप फिर से कंपेयर करना चाहें बंगाल से, तो बंगाल में आप कहेंगे ये तो उल्टा पार की साड़ी जो है, उल्टे पार की साड़ी कहा जाता है, जिसमें पल्लू जो है वो दूसरी तरफ से लिया जाता है। ऐसे ही सारे कपड़े पहनने से लेकर के खाने-पीने और सारी चीज़ों में अंतर होता है। तो ये जो सिविलाइजेशनल स्टेट है वहाँ पे ये हो सकता है और ये कांसेप्ट जो है वो राहुल गांधी विदेशी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ जो सिविलाइजेशनल स्टेट है वो नेशन स्टेट से बिल्कुल अलग है और इसलिए अगर आप कहते हैं कि आप स्टेट से लड़ेंगे तो एक्चुअली आप स्टेट से नहीं लड़ रहे होते। आप जनता से लड़ रहे होते हैं, जनता के हर एक व्यक्ति से लड़ रहे होते हैं, तो सीधे-सीधे आप जनता के विरुद्ध चले जाते हैं। तो तो यहाँ ये अंतर ये हो जाता है आपने और ये इतना समझ नहीं गंभ पा रही है कांग्रेस। आपने जो इसको डिफाइन किया है, दिस इज़ रियली वेरी सीरियस। एंड इस बयान को मैं समझती हूँ कि फिर हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हल्के इंडियन से तो स्टेट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जी, देखिए नेशन स्टेट की थ्योरी और इन सारी चीज़ों पे बहस और खींचतान जो होती है, ये सीधे-सीधे देश को तोड़ने की जो कोशिशें होती है ना, उससे कहीं न कहीं जुड़ी होती है।
नेशन स्टेट की थ्योरी पर जब जाएंगे आप, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फॉल्ट लाइंस ढूंढना। किसी भी नेशन में, किसी भी स्टेट में कुछ ना कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। क्या है कि आप दुनिया भर में कहीं भी देखेंगी तो सोसाइटी जो होती है वो जैसे ही डेवलप करना शुरू करती है, जैसे ही उसका विकास होना शुरू होता है, तो स्ट्रैटिफिकेशन होता है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका काम जो होता है वो फिक्स होने लगता है। जैसे जो इंजीनियर था वो इंजीनियर ही रहेगा, जो लोहार था वो लोहार ही रहेगा। उसकी अगली पीढ़ी देखेंगे आप, तो बाप लोहार था इसलिए बेटे को बहुत आसानी से बचपन से ही बेटा देख रहा है कि लोहार का काम कैसे होता है। अगर कोई बुनकर था, उसका बेटा, उसकी बेटियां जो है वो बचपन से ही देख रही है कि पिताजी कैसे बुनाई करते हैं, माता कैसे जो है वो सूत काटती है, लोहा कहाँ से आता है, चमड़ा कहाँ से आता है। तो जो भी पारिवारिक पेशा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटिफाइड होने लगा, बहुत ज्यादा फिक्स्ड होने लगा। तो विदेशों में भी आप जब देखेंगे तो कई बार जो आपको नाम में जो उपनाम दिखाई देते हैं कि किसी का नाम बटलर है, किसी का नाम शूमेकर है। शूमाकर जो है एक बहुत फेमस सा नाम है, तो माइकल शूमाकर, जो रेस वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि शूमेकर जो है वो पेशा जो होता है वो उठ करके कैसे नाम बन जाता है। बटलर जो होता है वो कैसे उठ करके जो है वो नाम बन जाता है। बटलर होता क्या है, घरेलू नौकरों का प्रमुख होता है, और वो बटलर जो है वो किसी का नाम भी हो जाता है। ऐसे ही और भी नाम आप देखेंगे तो उस नाम में भी आपको दिखेगा कि जो पुराना पेशा था उसके परिवार का वो किसी न किसी तरह से नाम में वो जुड़ गया है। तो ये चीजें जो होती है ये हर सोसाइटी में होती है, किसी भी सोसाइटी में होंगी। ये समाज शास्त्र का बिल्कुल बुनियादी नियम जो होता है वो होता है। तो ये हर सोसाइटी में जब हो रहा था तो इसकी वजह से कुछ फॉल्ट लाइंस भी क्रिएट होती हैं। तो जो फॉल्ट लाइंस क्रिएट होती हैं उनको कैसे ढूंढा जा सके, समाज की जो कमियां थी उनको कैसे ढूंढा जा सके, कैसे उकसा करके और उन पर बात की जा सके और उनकी वजह से दंगा और आपस में जो असंतोष है उसको भड़काया जा सके, इसकी कोशिश राहुल गांधी कहीं से सीख करके आते हैं और तुरंत वो इम्प्लीमेंट उसको करना शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से वो वही कर रहे हैं। अभी अभी चुनाव के बाद जो है वो वियतनाम या कहीं से घूम करके आए, तो वहां जाकर के इन्होंने अपनी पिछली रिपोर्ट दी होगी कि साहब पिछली बार जो आपने पैसे दिए थे हमें उसका हमने ये किया, और अब आगे के लिए बताइए कि आगे की जो चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, इस साल भी कई राज्यों में चुनाव तो है ही, तो उन चुनाव में हम ये बातें करेंगे। तो अभी वो एक नई बात जो है वो छेड़ चुके हैं, नया शगुफा छोड़ चुके हैं कि भैया हम लोग तो इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। तो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं अगर आप कह देते हैं तो असल में आप जो कह रहे हैं कि उसने जो है वो देश के खिलाफ बात की है और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, तो आरएसएस प्रमुख ने देशद्रोह की बात नहीं की है, देशद्रोह की बात आपने मैं की है। सर और उसी पे आ रही थी कि ये कह रहे हैं उनको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं, लेकिन काम तो ये कर रहे हैं राष्ट्रद्रोह का। तो राष्ट्रद्रोह की बात जो कर रहे हैं ना, अगर स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं तो स्टेट से लड़ने की बात जो होती है वो सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह होती है। क्योंकि हमारा संविधान भी जो बना है वो संविधान जो है वो कुछ हिस्सा उसने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, कुछ जर्मन से ले लिया, कुछ और जगहों से ले लिया, तो उनको मिला करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है नया वाला वो बना है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का नतीजा क्या होता है कि जो नेशन स्टेट की थ्योरी थी वो 70 साल पहले लेटेस्ट थ्योरी थी, उसके हिसाब से ये चीजें बनी थी, और उसके हिसाब से जब चीजें बनी थी तो राजद्रोह का मुकदमा जो होता था वो लागू था। अभी हाल में भी आप देखेंगी कि सबसे ज्यादा बार जो राजद्रोह के मुकदमे होते हैं उनका इस्तेमाल भी कांग्रेस की सरकार ने किया है। और कांग्रेस की सरकार ने जो राजद्रोह का मुकदमा किया था या कर रही थी या कर पाती थी, उसके पीछे कारण यही था कि माना जाता था कि कोई राज है, कोई एक सरकार बहादुर है, कोई स्टेट है जिसके खिलाफ आप आंदोलन छेड़ सकते हैं। तो जब आप ऐसा आंदोलन छेड़ते हैं तो आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा होता है। और ये राजद्रोह का मुकदमा अगर हो सकता है तो जैसे ही कोई सीधा सीधा ये कह देता है, जैसा कि राहुल गांधी सीधा सीधा ये कह चुके हैं कि वो स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जैसे ही वो कह देते हैं कि स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर सीधा सीधा राजद्रोह का मुकदमा बनता है और वो मुकदमा किया जाना चाहिए। लेकिन आनंद सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ये सभी संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं। मतलब ये इन्होंने कैसे कह दिया कि सभी संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं? मतलब ये चुनाव प्रणाली पे भी सवाल उठा रहे हैं, चुनाव देखिए, आयोग पे भी कब्जा इन्होंने कब्जा सवाल कर उठाया रहे है। हैं जी,
कब्जा कर रहे हैं, ये कब्जा कैसे किया जा सकता है? कब्जा करने का एक ही तरीका है, आप सबसे जूनियर रैंक पर उस सरकारी संस्था में एडमिशन लीजिए, मतलब उस सरकारी संस्था में जो सबसे जूनियर रैंक होता है उस पद पे भर्ती हो जाइए। उस पद पे भर्ती होने के बाद जैसे धीरे धीरे प्रमोशन के साथ आप आगे जाएंगे। लैटरल एंट्री का कोई स्कीम होता नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप अचानक से जो है वो किसी विभाग के प्रमुख बन जाएं बिना कुछ किए, बाहर से कहीं से आकर के। उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है कि आप जूनियर रैंक पे भर्ती होइए और सरकारी जो प्रक्रिया है प्रमोशन होने की, उस प्रमोशन की प्रक्रिया से गुजरते हुए उस टॉप की पोजीशन पे पहुंचिए। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने 80 के दशक में कभी जूनियर रैंक्स पे ऐसे अफसरों की भर्ती की होगी, ऐसे अधिकारियों की, ऐसे कर्मचारियों की भर्ती की होगी जो कि आरएसएस के लोग थे और उनका प्रमोशन अब होते 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 अब वो इस सीनियर रैंक पे पहुंच गए हैं कि वो पूरी संस्था को अपने कब्जे में ले सकें? ऐसा तो वो नहीं कहना चाहेंगे ना। 80 के दशक में इतने सारे आरएसएस के लोग तो थे नहीं। इंदिरा गांधी के दौर में या राजीव गांधी के दौर में इतने सारे आरएसएस के लोग तो होंगे नहीं, या नरसिम्हा राव के दौर में भी इतने सारे आरएसएस के लोग होंगे नहीं कि जूनियर रैंक्स पे भर्ती हो जाएं और फिर प्रमोशन होते होते जो है वो सीनियर रैंक पे पहुंचे हैं और इस तरह से जो है वो किसी संस्था पर कब्जा जमा लें। तो ये जब नहीं हो सकता तो ये बिल्कुल लॉजिकल उनकी बात कहीं से है ही नहीं। नहीं, ये बात समझ में आ रही कि लॉजिकल बात वो करते ही नहीं है, आपको तो पता है। लॉजिकल बात तो नहीं, तो राहुल लॉजिक से गांधी, उनका, उसके लिए राहुल उनका गांधी का नाता लॉजिक नहीं से है, क्या लेना देना? है लेकिन ना? बाकी जो लेकिन दर्शक हैं, श्रोता हैं, जी, उन लोगों को तो लॉजिक से लेना देना है, तो हम लोगों को तो समझ में हाँ, आता है कि ये बातें जो है वो तो लॉजिकल नहीं है। एक चीज़ और है, देखिए जब ये डीप स्टेट के आई शुड से नाक के नीचे बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम्म, वहाँ भारतीय मीडिया को कहते हैं कि ये तो मोदी जी ने कैप्चर किया हुआ है। यानी कि जी। वो यहाँ तक कह कर के आए हैं कि जो लोकतंत्र के 4 पिलर्स हैं, उन पर मोदी जी का कब्जा है। तो ये आई मीन ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये मतलब इनका जो ये जो इनका प्रयास है, हमने बांग्लादेश में भी देखा, वहाँ पे भी सब यही तो कह रहे थे कि शेख हसीना की सरकार को वो मानते ही नहीं है। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? स्टूडेंट्स का हल्ला-गुल्ला और उसके बाद तख्ता-पलट। और उन लोगों से तो इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। डोनाल्ड लू हों, जॉर्ज सोरोस हों और वो इस मीटिंग में भी ये शिरकत करके आए हैं, जहाँ पर ये प्लानिंग हुई थी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो आपसे ये समझना चाह रही हूँ। मतलब मेरे देखिए, दर्शक से दूसरे ये दूसरे जानना पड़ोस के जो चाहेंगे। हमारे देश हैं, जो जी, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वहां पर जो हो रहा था, उसी चीज को ये भारत में रिपीट करने की काफी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। इनका जो लगातार का प्रयास है वो यही रहा है कि जो चीजें हम लोगों ने श्रीलंका में देखी, जो चीजें हम लोगों ने बांग्लादेश में देखी, वही चीज जो है वो भारत में भी हो जाए। कि भाई किसी तरह से एक ऐसा रैला तैयार हो, ऐसा आंदोलन तैयार हो जो जाकर के उठ करके जाए और राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को खदेड़ करके निकाल दे, भगा दे देश से। तो जो आपने देखा श्रीलंका में यही हुआ था। पब्लिक की भीड़ जो थी वो उठ करके गई और अचानक से जो है राष्ट्रपति वगैरह को जो है वो देश छोड़ के भागना पड़ा। तो वहां पे सुविधा क्या थी कि राष्ट्रपति वगैरह जो वहां के थे, वहां के जो प्रधानमंत्री, मतलब सब कुछ लोग जो ऊपर सत्ता में ऊपर बैठे हुए लोग थे, उन पर खुद ही भ्रष्टाचार के इतने आरोप थे कि ये आंदोलन संभव था। ऊपर से जी, ये जो देश थे ये छोटे थे। इनका आकार जो है, बांग्लादेश का आकार आप देख लीजिए या फिर आप श्रीलंका का आकार देख लीजिए। हमारे कई राज्य हैं जो क्षेत्रफल में उससे बड़े होंगे, आबादी में उससे बड़े होंगे। अगर हम लोग यूपी से कंपेयर कर लें किसी इन देशों को, तो ये देश जो है यूपी की साइज के नहीं होंगे। तो इसकी वजह से होता क्या है कि एक देश में जो वहां पर ये लोग आंदोलन चला रहे होते हैं, वो आंदोलन सफलतापूर्वक भारत में इंप्लीमेंट किया जा सके, ये संभव नहीं हो पाता। किसान आंदोलन करने में ये लोग सफल होते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में कौन आता है? तो जो खालिस्तानी समर्थक थे, पंजाब में इलाके में रहते थे, वो वहां पहुंचते हैं। जो सीए एनआरसी के विरोध में आंदोलन हो पाता है, तो वो आंदोलन जब ये करते हैं तो दिल्ली की जो आबादी थी, जो कि एक समुदाय विशेष की थी, वो उस आंदोलन से जुड़ती है और उस आंदोलन के बाद दंगे करती है। तो दंगे जब करती है तो हिंदू विरोधी जो दंगा था वहां का, दिल्ली का, उसमें पब्लिक को समझ में आ जाता है कि ये तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही, उन्हें
उनके जो नेता और लीडर और चुने हुए नेता, मतलब चुनाव जीत कर आए हुए नेता हैं, वो लोग उनको हथियार से लेकर के और जगह तक, छुपने की जगह सब कुछ मुहैया करवा रहे हैं। तो ये आंदोलन जो है वहाँ पे टूट जाते हैं। तो पूरे देश में किस तरह से आंदोलन फैलाया जा सके, कैसे अराजकता भड़काई जा सके, इसकी कोशिश राहुल गांधी अपने इस नए प्रयास में फिर से कर रहे हैं। तो 2 बार ये प्रयास कर चुके हैं छात्रों का आंदोलन भड़काने का, किसानों का आंदोलन भड़काने का, मोहम्मडन समुदाय का आंदोलन भड़काने का। अब ये वापस आए हैं और फिर से ये कोई आंदोलन जो है वो नया छेड़ा जा सके, नया खड़ा किया जा सके, इसकी कोशिश वो कर रहे हैं। नतीजा इसका भी कुछ खास निकलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत इतना अलग-अलग स्वरूप में बटा हुआ देश है कि राहुल गांधी जैसे किसी जमीन से कटे हुए नेता से पूछेंगे तो वो आपको भारत के बारे में उतना सही बता भी नहीं पाएगा। तो फॉल्ट लाइन जो असली है, उसके बारे में जब आपको पता ही नहीं है, तो उस फॉल्ट लाइन पे आप चोट कैसे कीजिएगा? तो इसलिए विदेशियों का भी जो ये प्रयास है, सोरोस वगैरह से जो फंडिंग वगैरह ये लोग लेते रहते हैं, चीन से जो फंडिंग लेते रहते हैं, उसका जो फ़ायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है, पूरा फ़ायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ 10%, 12%, 15% फ़ायदा तो होता ही होगा, लेकिन 100% जो फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि सही सही-सही कहा ये लोग आपने। खुद ही नहीं बता पाते हैं कि जी। भारत इस स्वरूप में है, तो उधर से भी जो फंडिंग आती है, वो सही काम के लिए नहीं आती है। एंड आपने अभी देखा ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हुई, कितना जी, हल्ला-गुल्ला जी। किया इन्होंने स्मारक को लेकर के और मतलब शोर मचा रहे थे कि बीजेपी तो हमारे नेता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगी कि ये अपने जो वरिष्ठ इनके नेता हैं, उनका ये कितना सम्मान करते हैं। फिर मैं अपने सवाल पर आती हूँ। जी। एक खड़गे जी को इन्होंने सीट से उठा दिया देखिए। अब आगे जाकर के वो अपना दुःख व्यक्त कर रहे हैं, देखिए। तो ये मैं तो समझती हूँ ये कि तो जी। नहीं, बॉ बॉडी एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ, लोग इनकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकें। बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। जी, दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। इतने इतने बुजुर्ग नेता हैं इन कांग्रेस के, उनको कुर्सी से उठा दिया। अब देखिए आगे जाके क्या कह रहे हैं। और ये बात करते हैं कि बीजेपी जो है सम्मान बुजुर्गों नहीं के करती है। सम्मान की और हाँ जी। मनमोहन सिंह जी के सम्मान की। हाँ, तो अब उनके देखिए स्मारक इसमें के लिए बड़ा इसमें स्मारक इसमें के यहाँ लिए पर बड़ा इनके शोर पास मचा एक रहे सुविधा थे। हो जाती है ना, इनके हुँ, पास यहाँ पर एक सुविधा हो जाती है। वो सुविधा हुँ। ये थी कि मनमोहन सिंह को जब ये लोग दिखाते हैं, तो ये एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं दिखाते हैं। इनको दिखाना होता है कि एक सिख की बेइज्जती कर दी। तो जो खालिस्तानी मूवमेंट होता है, उसको कैसे उकसाया जा सके, इसकी कोशिश ये कर रहे होते हैं। उसमें भी तो यहाँ सफल तो पूरी इन्होंने नहीं हो पाते, इन्होंने लेकिन दलित की बेइज्जती कर कोशिश दी। यही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये पहली बार तो किया नहीं है ना, खड़गे साहब के साथ ये पहली बार हुआ हो, ऐसा तो है नहीं। खड़गे साहब का आपको याद होगा कि पिछले चुनावों के दौरान पिछले चुनाव भी नहीं कह लीजिए उसको, जो नामांकन का पर्चा भरा जा रहा था प्रियंका गांधी का, जी, जी, तो उनको बाहर इनको निकाल दिया कमरे के बाहर, हाँ, दरवाजे के बाहर निरी टाइप ये खड़े और वो थे खिड़की से देख और रहे थे। हाँ, हाँ, वो दरवाजे के बाहर वो कोने से वो झरोखे से वो झाँक करके देख रहे थे और वहाँ ये बेचारे खड़े रह गए। तो ये पहले भी किया गया। अच्छा, इनको पिछले इनके जो और नेता थे, जो पिछड़े वर्ग से आने वाले जो दूसरे नेता थे, अब जैसे सीताराम केसरी जो थे, उनका याद कर लीजिए। तो सीताराम केसरी के बारे में कहा ही जाता है कि भई वो तो उस वो दौर जो था वो ऐसे कैमरा वाला दौर नहीं था, जिसमें हर जगह कैमरा लगाया जा सके, लेकिन जो बातें होती हैं वो तो सबको सुनाई दे ही जाती हैं। सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया गया था, मार-पीट के उनकी धोती-वोती खोल दी गई थी। जी। तो ये सब हुआ था। और ये सिर्फ सीताराम केसरी के साथ हुआ था ऐसा तो है नहीं। नरसिम्हा राव की मृत्यु पर क्या हुआ था वो भी लोगों को याद होगा। नरसिम्हा राव की मृत्यु पर देश ने देखा, उनके दुनिया ने उनके देखा। शव को, हाँ, उनके शव को घुमाते रहे थे। कांग्रेस का जो मुख्यालय था उसके अंदर तक नहीं आने दिया था। और फिर आखिर में जाकर के आंध्र प्रदेश में उनका शव जो है वो शवदाह हुआ
और वो भी कितने बुरे तरीके से हुआ। दिल्ली में दिखा दीजिए आप, कहाँ है नरसिम्हा राव की समाधि। पीवी नरसिम्हा राव अच्छा को तो सब लोग बदलावों की शुरुआत जो भारत की हुई थी उसके लिए पीवी नरसिम्हा राव को याद किया जाता है। आज आप दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव की कोई समाधि नहीं है। तो ये जी विचित्र बात है, कांग्रेस खुद पहले कर चुकी है, तो उसी परिपाटी में दलित नेता कोई हो उसको वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मतलब साहब के सामने नौकर बैठ जाए कुर्सी पर, ऐसा कैसे हो सकता? तो राहुल और गांधी आ गए, जब युवराज जब आ गए और उसके सामने कोई दलित बैठा रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बर्दाश्त करने लायक बात ही नहीं है। तो उन्होंने उठा दिया दलित को कुर्सी से, और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है कि वो जो जी, कितने दूसरे मतलब लोग थे कितने उनको वो परेशान कह हो रहे गए। थे। जी, हाँ, वो कह रहे थे उनको कि भैया जब मुझे कहीं और बिठाना था तो पहले ही वहीं बिठा देते, यहाँ पहले बिठा दिया, वहां हाँ, से उठा करके कह रहे हो यहाँ जाने। तो ऐसा और कुछ देखिए वो ये कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल देखने से ही पता चलता है। बॉडी लैंग्वेज बता रही है। और देखिए ये जिस समय राष्ट्रीय शोक शोक चल रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो ये विदेश उस चले समय ये गए, घूम फिर करके आए। घूम फिर अब गए, ये अपनी अय्याशी करने चले गए। वियतनाम भी हाँ, देखिए, वियतनाम को आप देखिए, नक्शे पर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वियतनाम से बिल्कुल बगल में वो थाईलैंड वगैरह होता है। तो जी। पड़ोसी देश में गए थे कि वियतनाम में ही गए थे, ये तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। और कब दूसरी वो बात ये शाम भी में है बोट ना से कि निकल गए होंगे उधर, इसको कोई किसी नहीं को ये जानता। तो पता नहीं है कि वियतनाम के बाद तो ये रडार से गायब हो गए थे ना, तो ये कहाँ हाँ, गए, काफी दिन बाद दिखे हैं। किससे इन्होंने मुलाकात की, क्या हुआ, किसी को पता नहीं। तो कहाँ गए, किधर गए, कुछ नहीं पता। तो जी, राष्ट्रीय शोक इधर चल रहा था और उधर ये अपना ऐश काट रहे थे। जी। तो ये तो किसी को पता नहीं कि अब इन्होंने वहाँ डोनाल्ड लू से बात की, जॉर्ज सोरोस से बात की, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने आते के साथ ही ये सब बातें की हैं, उससे लगता है कि इनकी मुलाकात जो है ज़रूर उधर से उस कोचिंग दे लोगों करके से हुई। भेजा गया है, और कोचिंग दे हाँ, करके ही टिप्स नहीं, लेके उनको भेजा है, नोट्स टिप्स वगैरह दे लेके। करके भेजा गया है कि ये रहे हाँ, नोट्स और नोट्स उनको पढ़ लेके। के तुम्हें वहां सुना देना है। जी, तो वही तो नोट्स इसी जो से वहां से लेकर के जी। आए थे वो पढ़ के अपना सुना रहे हैं। हुँ, हुँ। और एक बार फिर से देखिए इन्होंने चुनाव आयोग पे सवाल उठाया। अब एकदम से इन्हें कैसे याद आ गया? ये भी सोचने की बात है। अब क्या है कि पिछले चुनाव के समय ये उतना खुल के बोल नहीं पा रहे थे ना, क्योंकि महाराष्ट्र में हारे भले हों, उसकी टीस कितनी भी हो, लेकिन झारखंड में इनकी जो सहयोगी पार्टी थी वो जीत गई। तो सहयोगी पार्टी इनकी झारखंड में अगर जीत रही है, तो ये भी तो नहीं कह सकते ना खुल के कि ईवीएम में फर्जीवाड़ा हुआ है। अब ऐसा थोड़ी था कि ईवीएम जो है वो चुन-चुन के खराब वाले जो थे, वो महाराष्ट्र में भेजे गए और सही वाले जो थे वो झारखंड में भेजे गए। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, या ऐसा किया भी जा सकता हो तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो उस समय उन्होंने ईवीएम को खराब नहीं कहा, लेकिन अब जो है ये फिर से आकर के वापस, अब इन्हें पता है कि अब जिन राज्यों में चुनाव है, यहाँ पर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। 4% वोट आते हैं, 4 साढ़े 4%, बहुत बढ़ा लीजिए तो कहिए 5%। मतलब 9% जो 2015 के में थे, वो 2020 के जब चुनाव हुए थे, तो घट करके 4-5% पे आ गए थे कांग्रेस के दिल्ली में। तो जहाँ पे 5% सीटें मतलब वोट मिलते हों, वहां तो ये एक भी सीट नहीं जीतेगी। तो वहां पे अगर ये कह रहे हैं कि 10% वोट भी चलिए अगर इस बार आ गए कांग्रेस को, तो भी वो एक भी सीट नहीं जीतेगी, और उस स्थिति में आसानी से कह सकते हैं कि ईवीएम खराब था। सेम टू सेम बिहार में देख लीजिए, बिहार में 3-4 सीटें जो होती हैं, वो राजद की मेहरबानी से जीतती है कांग्रेस। अगर इस बार राजद के साथ सेटिंग वगैरह ठीक नहीं हो पाई, जैसा कि लक्षण लग रहे हैं, लक्षण आप जोड़ करके देखिए तो ऊपर से नीचे तक, मतलब ऊपर हम लोग शुरू करें कश्मीर से, तो कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो है वो कह चुके हैं कि भैया इनके साथ तो कुछ हो नहीं रहा इंडी गठबंधन का, 7 महीने से कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई है, तो खत्म ही कर दो इसको। उससे थोड़ा नीचे आइए तो पंजाब आता है और दिल्ली आती है। पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल के साथ कैसे संबंध है वो हम लोग राहुल गांधी के कल ही परसों के भाषण में देख चुके हैं। उससे मैं और नीचे आपको आइए तो आपको सपा के मैं साथ बिगड़ चुके हैं। जी। मैं आपको यहीं रोकती हूँ, एक सवाल पूछती हूँ इसी से जुड़ा हुआ। आपने दिल्ली चुनाव की बात की है और इनके जो इन्होंने आकर के पहला भाषण दिया, उसमें तो जी। इन्होंने केजरीवाल को बड़ी कड़वी-कड़वी बातें सुना दी। तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या मतलब जॉर्ज सोरोस की लिस्ट से अरविंद केजरीवाल का नाम कटवा दिया इन्होंने? देखिए, भारत भर में अगर आपको भाजपा का विरोध करना है, तो वो केजरीवाल के बस की बात नहीं है। केजरीवाल कितनी भी कोशिश कर लें तो 70 साल में जो इकोसिस्टम
कांग्रेस ने बना के रखा है, उसका मुकाबला करने लायक कोई और पार्टी जो है वो 10 साल में नहीं हो सकती। तो 10 साल से जो केजरीवाल कर रहे हैं, उसका मुकाबला अगर 70 साल के कांग्रेस के इकोसिस्टम से करें, तो देश भर में कांग्रेस ने जो अपना जाल फैला रखा है, अपना जो नेटवर्क फैला रखा है, इतने सालों में कितने लोगों को नौकरियां दिलवाई होंगी, कितने लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग में मदद की होगी, उसकी वजह से इसने जो गुडविल क्रिएट कर रखी है, वो कांग्रेस के पास ही है, वो किसी और के पास नहीं है। तो भारत भर में अगर आपको भाजपा का विरोध करना है, तो उसके लिए आपको कांग्रेस ही चाहिए। ये बात सोरोस नहीं समझ रहा होता या विदेश का कोई आदमी नहीं समझ रहा होता, ऐसा नहीं है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जी, भारत। जय भारत।